मैं तो पूरे भारत के दलित समाज से निवेदन कर रहा हूँ कि दलितों की सबसे बड़ी नेता आदरणीय मायावती जी का जब चीरहरण करने का काम इनने गेस्ट हाउस कांड में किया था, तो वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ब्राह्मण का बेटा वहां चट्टान बन के खड़ा हो जाता है। तो वो क्या था? वो कई दलित तो ब्राह्मण की बात नहीं थी, वो देश की बेटी की बात, देश का मान स्वाभिमान वाली देश की बेटी की बात थी, जिस बेटी का नाम मायावती था। व्यक्तियों के अधिकारों का आनंद करना और संविधान को ना मानना, अपनी तानाशाही चलाना, आतताई और गुंडों को संरक्षण देना, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पुराना काम है। तो ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वो उनकी प्रथा है, वो आगे भी करेंगे। इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। गाय हमारी माता है। देश के करोड़ों करोड़ों लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर बच्चे को अपनी माँ अपने दूध के बाद गाय का दूध जरूर पिलाती। बेटी चाहे सलवार कुर्ती में हो, चाहे बेटी बुरखे में हो, अगर बेटी वर्दी में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और देश के अंदर इस मोदी जी के युग में, इस योगी जी के युग में हम तो चाहते हैं, चाहे वो शहनाज हो, चाहे वो सबाना हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो आरती हो, चाहे ज्योति हो, चाहे पूजा हो, अगर मैं आज देश की बेटियों से निवेदन करूंगा कि आप घर से निकलिए, आप देखिए कि जब हमारी बेटियों के कंधे पर वो स्टार जगमगाते हैं तो आज दुनिया उनको सलाम करती। देखिए, देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और चौथे स्तंभ के साथ साथ आज तो सोशल मीडिया एक नाम है, जो सोशलिज्म की मीडिया है, जो हर व्यक्ति को अधिकार देता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का, दुनिया को दिखाने का। तो अधिकारों का हनन अखिलेश जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने गलत अधिकारों के लिए अपने पिता की बेइज्जती तक कर दी। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो ब्रज की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ब्रज की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ गौरव राजावत जी, जो कि प्रमुख ब्रज क्षेत्र मंत्री आगरा से हैं। नमस्कार गौरव राजावत जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आपके सामने हूँ तो स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है यहाँ के? हर जगह जाके वहाँ अच्छा महसूस होता है। एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को, जनता की बात हो या मुद्दों की बात, तो हर जगह जाकर जो जहाँ जनता के मुद्दों की बात हो, तो वहाँ हर जगह, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर जगह जाकर एक अच्छी भावना आती है, हृदय प्रफुल्लित होता है। और आप जैसे युवा जब इस काम को करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी और यूथ आगे आके देश की चिंता और देश को भविष्य की चिंता कर रहा है। अभी आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास में इतनी सारी ज़मीनें हैं, तो क्या वो उनकी खुद की ज़मीन है या किसी ने उनको दान की हुई है? मेरे हिसाब से ही नहीं, पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक के हिसाब से कहीं भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में वक्फ का कहीं जिक्र नहीं था। 1995 के अमेंडमेंट पर जब कांग्रेस सरकार ने इसको कर दी, तो आप सोचिए, वक्फ का मतलब है कि एक वो व्यक्ति जो मुस्लिम समाज का हो और वो अपनी संपत्ति को, अचल संपत्ति जो उनकी है, अगर वो उसको अपने धार्मिक प्रवृत्ति के यूज़ के लिए, जो गरीब तबका मुस्लिम है उसको देना चाहिए। वक्फ का एक प्रावधान है। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि 9 लाख एकड़ भूमि होने के बाद भी कहीं पूरे भारत में, किसी जिले में, किसी शहर में, किसी प्रदेश में वक्फ की ज़मीन पर कोई कॉलेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो संस्था होती है, चाहे स्कूल हो या कॉलेजेस हों या हॉस्पिटल्स हों या गरीब मेरी मुस्लिम बहनों के लिए कहीं भी ऐसा कोई मैरिज होम या धर्मशाला नहीं बनी है जहां उन गरीबों के उत्थान की और विकास की बात हो सके पूरे समूचे भारत में। तो इस बात की चिंता पूर्व की जो भारत में सरकारें रही हैं उनको भी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उनके लिए मुसलमान यूज एंड थ्रो था, उनके लिए मुस्लिम वर्ग है वो सिर्फ एक वोट बैंक की मशीन थी जिन्होंने उनको यूज़ किया और इनके सबके उत्थान और विकास के नाम पर अपने घर की तिजोरियाँ भरने का काम किया। आपके हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। और जो कांग्रेस पार्टी ने 1995 में, जैसा कि अभी आपने बताया, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का निर्माण करा ही क्यों था? केवल मुस्लिमों को ये बताने के लिए हम तुम्हारे लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमें वोट देना। अब रिसेंट में एक बात और चल रही है जी, शायद आपने नहीं पूछी, मैं आपको बता। जी जी बिल्कुल। नेशनल हेराल्ड केस आपने सुना? नेशनल हेराल्ड केस अभी आपने सुना है? वो एक अखबार था आज़ादी से पहले का जिसे कांग्रेस ने एक्वायर कर लिया। उसके नाम पर 75% की हिस्सेदारी हाँ इससे
देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया जी के नाम होती है, और वो अखबार का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन उसमें घोटालों की संख्या करोड़ों और अरबों रुपए की होती है। से ईडी ने अभी चार्जशीट दाखिल की है। तो ये उनका शुरू का खेल है कि जनता को गुमराह करिए और अपना विकास करिए, ये उनका काम है। तो वही वक्फ बोर्ड की आप बात करते हैं, तो वक्फ के नाम पर क्या कहा हमारी सरकार ने? वक्फ उन मुस्लिम बहनों के उत्थान के लिए, उन मुस्लिम भाइयों के विकास के लिए वक्फ है। जिसको कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ करता है तो वक्फ यूज़र जो होता है उसका सारा हिस्सा उनके उत्थान और विकास में लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। भाई करोड़ों रुपए की संपत्तियों का किराया आज की डेट में 500 रुपये है, लेकिन जो धरातल पे है वो 5 करोड़ रुपए है। तो मतुल्यों की जेब भरने का काम है। और आज खिसियानी बिल्ली इसलिए खंबा नोच रही है कि मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करी है, तो सब में तो सभी लोग हों। तो निश्चित तौर पर ये देश देख रहा है कि देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए कौन जरूरी है। इसीलिए भारत की इस देवतुल्य जनता ने 14 में, 19 में, उसके बाद 24 में निश्चित तौर पर मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सही बात है, बिल्कुल। अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट से कहासुनी चल रही थी काफ़ी कि वो बिल पास होगा, कब पास होगा, इस तारीख को होगा। वो बिल पास कर दिया गया। वो बिल पास होना चाहिए था आपके हिसाब से, नहीं होना चाहिए था? देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा, फिर राज्यसभा, और देश के प्रथम नागरिक परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया हैं। और बिल, संसद को ये पावर होती है कि किसी भी बिल को लाए और पूर्ण बहुमत से वो पास हुआ, और पास होने का राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति जी के पास गया। कुछ जो तथाकथित लोग हैं जो अपने विकास, अपने उत्थान के लिए जनता को हाशिए पर ले जाने का काम करते हैं, उन्होंने अगर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल की है, देश का संविधान ये अधिकार देता है कि वहाँ सुनवाई हो, वहाँ सुनवाई हो भी रही है। और निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है कि उन मजलूमों के आंसुओं को पहुँचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। अभी कश्मीर में जब संसद भवन में कोई भी बातचीत होती है तो वहाँ के कुछ लोग बाग आज भी संसद भवन में अल्लाह अकबर के नारे लगा देते हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि हम वहाँ जाके पहले से ही बता दें कि आप अपनी चीज़ों को भी क्लियर करिए जी। कश्मीर में कोई संसद भवन नहीं है। अच्छा, कश्मीर की विधानसभा है, कश्मीर की असेंबली हो सकती, क्योंकि इसी बात के लिए जो आपने अभी कहा ना, कश्मीर का संसद भवन, इसी के लिए इस देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान की बात की गई थी। और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में कश्मीर के अंदर जाने के लिए भी वीज़ा की जरूरत होती थी, जिसको आप आज वीज़ा कहते हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने इसका विरोध किया कि इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, जिसके संघर्ष में परम आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी, जो मैं तो उसको हत्या ही कहूँगा, जो आज तक षड्यंत्र का खुलासा नहीं हुआ, वो हुई। और उन्होंने कहा इस देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे। ये कैसे हो सकता था? सही बात। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, जब एक देश था, हम एक राष्ट्रगान गाते हैं, हम एक झंडे के नीचे आते हैं, तो फिर क्यों? यही सोच का फर्क था। तब आके धारा 370 हटी, और धारा 370 हटने के बाद आज कश्मीर का युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आप देखते हैं वो कश्मीर का एक तेज रफ्तार गेंदबाज जो आज इंडियन टीम में है, जी बिल्कुल, मोहम्मद सिराज के नाम से उसका नाम है, और भारत की जीत के लिए खेलता है, वो कश्मीर की जीत के लिए नहीं खेलता। तो देश के युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो कांग्रेस जो सरकार थी उन्होंने देश बनाया या देश बांटा है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने उत्थान, अपने विकास की बात की है। चाहे वो कांग्रेस की सर्वे सर्वा है सोनिया गांधी जी, या उनका बेटा, या उनकी बेटी, या उनका दामाद, इनमें से किसी की भी बात कर ली जाए, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने जनता के उत्थान, जनता के विकास के लिए कुछ भी किया। राजनीतिक स्तर पर महिमा मंडित करना एक अलग विषय है। क्या वक्फ बोर्ड के अमिटमेंट में क्या लगता है आपको उन गरीबों मजलूमों से बात की गई, जहाँ भोपाल के अंदर, जहाँ दिल्ली के अंदर, यहाँ विभिन्न प्रदेशों के अंदर उस पर खुशी जाहिर हुई, मिठाइयाँ बटी, वो गरीब मजलूम, वो लोग जिनके पास खुद के पास आजीविका नहीं है, जो चाहते हैं कि हम देश की मुख्य धारा में आए, उन्हीं के नाम पे वक्फ में ठगी करने का काम हो रहा था। उत्तराखंड के खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उत्तराखंड राज्य के ने कहा कि जितनी लूट वक्फ बोर्ड में हो रही थी, इस कानून के आने के बाद वो कहीं ना कहीं बंद हुई, कहीं ना कहीं बंद हुई। ये बात ये दर्द अगर मैं नाम लेके कहता हूँ
मदनी साहब को हो रहा है, दर्द ओबीसी साहब को हो रहा है, तो सार्वजनिक करें अपनी संपत्तियां कि कितनी वक्फ के नाम पे आपने दबा रखी, सार्वजनिक करें जनता के सामने। वहीं आप जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के तथाकथित नेता, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, इनका पूरा परिवार स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, लेकिन कश्मीर के उस मुसलमान युवा को गुमराह करके उससे पत्थर फेंकवाने का काम, अपनी सेना का अपमान कराने का काम ये लोग करते थे। तो आज ये देश बदल रहा है, और ये देश बदल रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में घुस के मारना भी जानता है, ये देश नीरज चोपड़ा के भाले से कॉमनवेल्थ के उस मेडल को चीरना भी जानता है, ये देश विराट कोहली और रोहित शर्मा के नेतृत्व में आजकल ट्रॉफियां जीतने का काम करता है, ये देश हमारी लड़कियां आज मेट्रो ट्रेन से लेकर जहाज और फाइटर प्लेन तक चला रही हैं, ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश मंगल तक जा रहा है, ये देश चांद पे अपने यंत्रों को घुमा रहा है। तो ये देश मोदी जी के नेतृत्व में परम वैभव तक पहुंचने की बातें कर रहा है। दुख किसको हो रहा है पता है? दुख बताइए। उनको हो रहा है जिनकी दुकानें बंद, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं राजनीति में, राजनीति में, सर की दुकानें, जिनका पूरा परिवार, तो एक लिस्ट बनती थी कांग्रेस की सरकार में, और वो लिस्ट के नीचे आदरणीय उस टाइम के प्रधानमंत्री जी का नाम, उस टाइम की राष्ट्रपति का नाम, जिनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन उसके नीचे एक नाम लिख, क्या रॉबर्ट वाड्रा जी को जो अनुमति किसने दे दी थी कि वो देश के किसी भी एयरपोर्ट से बिना चेकिंग के तहत निकल के आएंगे? माना कांग्रेस पार्टी के दामाद है, लेकिन कानून से बड़े तो नहीं है, संविधान से बड़े। सही बात है, एयरपोर्ट पे तो हर नागरिक की चेकिंग की जाती है, और की जानी भी चाहिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या उस टाइम के 60 साल से ज्यादा की सरकार में आपने सोचा होगा कि कितने साल तक उनकी चेकिंग नहीं हुई है? क्या हुआ होगा? सही बात है, कितनी चीजें हमारे देश की बाहर देशों तक मैं नहीं कह रहा उस बात को, मैं नहीं कह रहा, मैं एक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं नहीं कह रहा इस बात को कि क्या बाहर गया क्या अंदर आया, लेकिन स्वाभाविक आपके दर्शक इस बात को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या क्या गया होगा और क्या क्या आया होगा। हकीकत बात है ये तो। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली और कांग्रेस की शैली रही है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं, तो उनके वहाँ पर हिंदुओं को उठाया जा रहा है, वहाँ पर मारा जा रहा है, ट्रक में भर के वहाँ से भगाया जा रहा है कि तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, और आज दिन न्यूज़ में ये भी टेलीकास्ट हो रहा है। वहाँ पर मोदी जो सरकार है वहाँ का उन लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही है सही तरीके से? देखिए, पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। पश्चिम बंगाल में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो मजूमदार साहब हैं, चाहे वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, चाहे अमित शाह जी हो, ये सारे लोग पश्चिम बंगाल को देखा है। और पश्चिम बंगाल, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ममता दीदी, पश्चिम बंगाल इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन आपकी जो सोच इन अलगाववादियों के समर्थन में खड़ी हो रही है, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ पूरे देश के समाज के, हर जाति के, हर 36 कौम के व्यक्तियों से कि वो मरने वाला वहाँ किसी जाति का नहीं, वो दलित भी है, वो शोषित, सही बात, वंचित भी है, वो हर उस कास्ट का व्यक्ति है जो आप वहाँ पर मर रहा है। आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथाकथित अपने आप को समाजवादी कहने वाले अखिलेश यादव मीडिया के सामने कहते हैं कि हम बंगाल की चर्चा क्यों करें, हम तो दीदी के साथ हैं। तो इसका मतलब आप उन आतताइयों के साथ हैं, आप उन अलगाववादियों के साथ हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है, आप बताइए ना। सही बात है, जब वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ के लोग, एक तरफ आप संविधान को लेकर देश की संसद में ढोंग करते हैं और संविधान का चीरहरण बंगाल में होता है, तो आप कहते हैं ममता दीदी के साथ हैं, हम बंगाल की बात क्यों करें? सही बात है। तो हमारे देश का कानून जो हमें सिखाता है कि चोरी करने वाला भी उतना ही गुनहगार है जो चोरी का माल खरीदने वाला गुनहगार है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात सोचनी चाहिए अखिलेश जी आपको। देश का युवा देख रहा है, देश का मतदाता देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही है, देश का शोषित वंचित दलित समाज देख रहा है कि आपकी कथनी करनी में कितना अंतर है। तो वो हर जगह पे, अभी हाल ही में आगरा जिले में दलित एक
किशोरी थी, उनके साथ में रेप और शोषण का कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी। कल की बात है शायद, वो आगरा में आए थे और रामजीलाल सुमन जी के यहाँ से होते हुए, और उन्होंने वहाँ पर आके उस दलित परिवार की जो किशोरी आगरा में हाईलाइट लोग बाग करते हैं दलित शब्द लगा के, जहाँ पर वो हिंदू भी तो लगा सकते हैं, मतलब दलित ही क्यों लगाते हैं वहाँ? देखिए, इस पूरा आगरा में नहीं, पूरे विश्व में एक बहुजन समाज हमारे बीच में रहता भी है, और आगरा को दलितों की राजधानी कहते हैं। एक दुखद घटना आगरा में घटी है, निश्चित तौर पर सरकार ने उसका पूर्णतः संज्ञान लिया है। जो भी आरोपी हो उसको पूर्णतः कानून के तहत सजा दी जाएगी, और वो कठोर सजा दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बेटी, उत्तर प्रदेश की अगर बेटी के साथ किसी ने भी छेड़खानी की उसको समीज दोष कर देंगे। निश्चित तौर पर मैं आपके सामने पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि उनको कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी जाति से आता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ के बोल रहा हूँ, ये सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन जब इन पर कोई बात आती है, जब ये महापुरुषों का अपमान करते हैं, तो ये दलित हो जाते हैं। तब ये दलित हो जाते हैं। बचने क्या भूल गए माननीय अखिलेश जी? मैं तो पूरे भारत के दलित समाज से निवेदन कर रहा हूँ कि दलितों की सबसे बड़ी नेता आदरणीय मायावती जी का जब चीरहरण करने का काम इनने गेस्ट हाउस कांड में किया था, तो वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी, एक ब्राह्मण का बेटा, वहां चट्टान बन के खड़ा हो जाता है। तो वो क्या था? वो कई दलित और ब्राह्मण की बात नहीं थी, वो देश की बेटी की बात, देश का मान स्वाभिमान वाली देश की बेटी की बात थी, जिस बेटी का नाम मायावती था। अगर उस बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा व्यक्तित्व वहां खड़ा था। और मैं तो धन्यवाद आपके सामने मायावती जी को भी दे रहा हूँ। सही बात। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मायावती जी ने भी अपना धर्म निभाते हुए आदरणीय स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ निरंतर एक बड़े भाई के सम्मान के तौर पर, और जब तक ब्रह्मदत्त जी रहे तब तक उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। ये समर्पण था, एक भाई और बहन के प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी। ये देखना चाहिए दलित समाज को, ये सोचना चाहिए हमारे बहुजन समाज के लोगों को। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं आगरा की धरती पे हूँ, आप बताइए, ये समाज वो शिल्पकारी समाज था जो विश्व में जूते को सप्लाई करता था। सही बात है। जूता बनाने वाले दो हाथ जो अपने विश्व में स्थान रखते थे, आज 60% से ज़्यादा का व्यापार आताताई लोगों ने छीन गया। जो लोग खुद के अपने कारखानेदार थे, अपने मालिक थे, आज वो नौकर बनने की भूमिका में आ गए हैं। क्यों? ये कहाँ का अन्याय है। लेकिन सुनिए, जब मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर आगरा के जूते को पहचान मिली है। और आगरा में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सेल्फी पॉइंट जैसी एक जगह है, वहाँ जूता शिल्पकारों की मूर्तियाँ लगाकर ये कह दिया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जूते का है। तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। भेदभाव वाली जो स्थिति है, तो क्या ये जातिवाद के थ्रू अपने आप को वोट लेने की कोशिश करते हैं? पुराने देखिए, एक परम आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, शायद मैं सही हूँ तो 1939 में एक बात कही कि संघ की वो शाखा जिसको देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ, जहाँ जातिवाद नाम की कोई शब्द नहीं होता। संघ के हमारे परम श्रद्धेय प्रचारक जितने भी हैं, हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी, हमारे सह सरकारवा जी, हमारे सरकारवा जी, उनके नाम के पीछे आप कभी जाति नहीं देखेंगे। हमारे किसी भी स्वयंसेवक के नाम के पीछे कभी अभी जाति नहीं देखते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ग जहाँ लगते हैं ना, वहाँ के सेवा बस्तियों में से, जैसे हम किसी काम को करने के लिए धन का संग्रह करते हैं, हम भोजन का संग्रह करते हैं, हर घर से रोटियां लाते हैं, और वहाँ संघ के स्वयंसेवक और वो अभ्यर्थी जो वहाँ अभ्यास करते हैं वर्ग में, उनको भोजन कराया जाता है। इससे बड़ा समरसता का कोई काम इस पूरे विश्व के अंदर नहीं होता। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में आगरा में जो रामजीलाल सुमन जी हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर एक टिप्पणी करी थी, जिन्होंने राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करी, और वो टिप्पणी सभी सनातनियों पर थी। सभी सनातनी। राणा सांगा की तलवार कभी किसी जाति को बचाने के लिए नहीं उठी थी, वो अपनी जनता को बचाने के लिए, अपने भारत का गौरव बचाने के लिए, अपने भारत के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए उठी थी। राणा सांगा ने कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रियों की रक्षा कर रहा हूँ। उनने ये कहा, महाराणा और राणा सांगा हो, शिवाजी हो, संभाजी हो, उन्होंने हमेशा हिंदवी स्वराज की स्थापना के साथ उन मुगल और आताताइयों से अपने देश की जनता को बचाने का काम किया। वो जनता दलित भी थी, वो जनता ब्राह्मण भी थी, वो जनता ठाकुर भी थी, वो जनता बनिया भी थी, वो जनता सिंधी भी थी, पंजाबी थी।
सही बात। कभी बांटने का काम नहीं किया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, राणा सांगा का अपमान नहीं था, वो 36 कौमों का अपमान था। पूरी 36 जो सनातनी धर्म में सनातन धर्म को गद्दार कहा गया। तो मैं तो कह रहा हूं कि आज के समय में, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, राजनीति एक रक्त विहीन युद्ध है, और इस युद्ध का परिणाम ये जनता इस उंगली से उस ईवीएम को बटन को दबा कर देती है। और आने वाले समय में राणा सांगा के अपमान का जो कर्ज चुकाना पड़ेगा ना, तो अखिलेश यादव इस समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेताओं को चुकाना। नहीं, अभी जो उनके पक्ष में सरकार जनता का ये कहना था, यदि वो माफी मांग लेते हैं तो सारा विवादित खत्म हो जाएगा। जरा एक बात बताइए, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रोत्साहन करेंगे? नहीं, सही बात है। अगर आज हमारे घर में हम गलती करते हैं तो हमारे पिताजी हमें प्रोत्साहित करते हैं, दंड देते हैं, दंड डांटते हैं, डांट फटकारते हैं। लेकिन जब प्रोत्साहन करने पर खड़े हो जाते हैं तो समाज की एक अलग दिशा और दशा हो जाती है। और रामजीलाल सुमन जी जरा अपना राजनीतिक परिचय एक बार बता दें, तो हर एक उस सीट से जीते हैं जहाँ सनातनी हिंदू समाज ने इनको वोट दिया है। अब आज के समय में वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उनके सपोर्ट में अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं। इवन 1-2 दिन पहले वो उनसे मिलने भी आए थे आगरा, उनका सहयोग करने के लिए कि तुमने बिल्कुल सही कहा है और तुम बिल्कुल इसी बात पे डटे रहना। अखिलेश जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं तो अखिलेश जी, एक कहावत होती है, जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। और अखिलेश जी आने वाले समय में आईना उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिखा दिया, दोनों बार दिखा दिया। सही बात। ठीक है, 2 बार दिखा दिया। हमने कहा था अभी चुनाव में, जब हमने चुनाव लड़ा विधानसभा का, मैंने कहा साइकिल बिक गई नुमाइश में, बाबा आएंगे फिर 27 में, अखिलेश तुम ट्राई करना 32 में, अब तुम्हारे लिए भी जगह है। इस व्यवस्थाएं हैं राजनीतिक करने के लिए, धर्म की ढाल बनाना और धर्म का दुष्प्रचार करना, महापुरुषों का अपमान करना, ये इतनी व्यक्तिगत शैलियाँ हैं इनकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारी एक ही धारणा है कि तेरा बेवा उम्र रहे माँ हम दिल चार, रहे ना रहे। सही बात है। क्योंकि हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, पार्टी से सेल्फ थर्ड। इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर देश की जनता इसको देख रही है। और आने वाले समय में मैं तो देश की सम्मानित जनता से, उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों से और आगरा की देवतुल्य जनता से एक निवेदन करूँगा कि एक हमें छोटा सा वाक्य समझाया गया है कि अहिंसा परमो धर्मा, माना इसको स्वीकार कर लिया हमने, लेकिन जरा पूरा भी समझा दीजिए। अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तदेव च, ये हमें सोचना चाहिए। क्या भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत में भी कहा था कि दे दो हमें 5 ग्राम धर लो अपनी धरती तमाम, हम उसमें करके खाएंगे, भाई से बैर न लगाएंगे। दुर्योधन ये भी दे ना सका। सही बात है। वो 5% भी जो थोड़ा सा भी वो मांग रहे थे तब भी नहीं दिया उन्होंने। लेकिन ये आज की जनता सुशासन मांग रही है, आज की जनता विकास मांग रही है, और विकास के साथ खड़ी है वो जनता। उत्तर प्रदेश के सम्मानित 30 करोड़ जनता ने जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को आशीर्वाद दिया, तो हमने कहीं अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि हम देश के प्रत्येक, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बेटी को सुरक्षा के नाम पर ऐसी सुरक्षा मुहैया कराएंगे जहां हम आतताई और आतंकियों को जमींदोज कर देंगे। एक आतताई इस उत्तर प्रदेश के अंदर था जिसका नाम अतीक अहमद था। पुलिस उसको इन्हीं के समाजवादी शासनकाल में जब अरेस्ट करने जाती थी, पुलिस को बंधक बना दिया जाता था। वहां से फोन आता था अखिलेश मुख्यमंत्री निवास से, और कहा जाता था अरे भाईजान पुलिस को छोड़ दीजिए। ये शब्दों का प्रयोग होता था। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथेंटिक बयान है उस टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुलखान सिंह जी का, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, सुलेखान जी सी का। हाँ, लेकिन Authentic आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो पुलिस उसको जमींदोज करने का काम करती है। आज योगी मॉडल को लोग चाहे पश्चिम बंगाल में मांगते हो, चाहे हमारे और भी जगह विभिन्न प्रदेशों में योगी मॉडल आज अपनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर मेरा मुख्यमंत्री मेरा अभिमान है, मेरा नेता मेरा स्वाभिमान है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को नमन है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, कि अगर व्यक्तियों के द्वारा, देश की प्रदेश की जनता के द्वारा अगर एक एप्लीकेशन दी जाती है तो पहला मुकदमा पंजीकृत होता है। गलत होगा तो हटा दिया जाएगा, और अगर मुकदमा सही होगा तो सजा भी दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। एक हैदराबाद के सांसद हैं ओवैसी, तो वो हिंदुत्व को लेके काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। एक उनका बयान वायरल हुआ था कि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो मोदी योगी जी, हम दिखा देंगे हम कौन है,
ऐसे करके बड़ी हुल्लो आवाज हुई थी उनके शहर में। उनको दर्द बहुत सारी बातों का है, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो। जरा पता करें अपना इतिहास। वो घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के नवाब से मिलने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के नवाब से मिलने जब मिलने गए थे और रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, तब की ये घटना का मैं पूरा जिक्र करूंगा तो शायद ओवैसी जी को मिर्च लग जाएंगी, ठीक है ना। तो एक बार आप खुद ही उल्लेख कर दीजिएगा, ओवैसी जी, असदुद्दीन जी, अगर अकबरुद्दीन जी सुन रहे हो तो खुद अपना आकलन कर लीजिएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है। अच्छा, हैदराबाद जो है निश्चित तौर पर नहीं, नवाबों के इनका वहाँ पर शासन था, लेकिन बता दिया था खुद सरदार भाई पटेल जी ने कि इतना समय दे रहा हूँ, इतने समय के अंदर भारत में विलय हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको जहाँ उचित स्थान लगे आप वहाँ प्रस्थान कर सकते हैं। ये अखंड भारत के निर्माण की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। और जैसा कि आपने नाम लिया तो लोग तो चर्चा असम की भी करते थे। आसाम और आज की रिसेंट की घटना है, मैं आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ, 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने निकाय चुनाव में जीतने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट पे सिमट के रह गई। असम में जिस आसाम में आतताई और आतंकियों का एक परचम लहराया करता था, आज वो आसाम विकास की पटकथा लिख रहा है। आज वो आसाम भारत माता के मस्तक का तिलक बनकर खड़ा है। तो मैं तो हेमंता विश्व शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूँ, इस देश के सम्मानित गृह मंत्री आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, राजनाथ जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, हमारे देश के इस पूरे भारत के सबसे मजबूत नेता और हमारे प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मोदी जी को, कि आपके नेतृत्व में देश संस्कृति की विरासत को बचाने के साथ साथ एक मजबूती के साथ सामने खड़ा है। तो निश्चित तौर पर मैं तो सब लोगों से आग्रह करूँगा कि दो लोग हैं, एक राष्ट्रवादियों के साथ है तो दूसरे आतताई और आतंकियों के साथ है। हम निर्णय आपको करना है कि आप किसके साथ हैं। अभी आज के समय में और जो समुदाय के लोग हैं वो अपने लिए मदरसे बना रहे हैं, और जो क्रिश्चियन है उस टाइप के लोग अपने लिए एक अलग से गुरुकुल टाइप का बना रहे हैं। क्या हमारे धर्म में जो गुरुकुल पहले चलते थे उनकी वापसी होगी या नहीं होगी? तक्षशिला और नालंदा जो बिहार की पूज्य भूमि पर निर्मित थे, इस देश को दिशा और दशा देने का काम किया है। तो हम तो उस धर्म के अनुयायी हैं। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू संतु निरामया, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। हमने तो वो कहा। ये तो सनातन है, जो सिखाता है पेड़ों की भी पूजा होती है। सही बात है। जो सिखाता है हमारे यहाँ पक्षियों की भी दाना डाला जाता है। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है। हम तो वो लोग हैं साहब, क्योंकि हम हर मनुष्य में, हर जानवर में, हर जीव जंतु में भगवान देखते समाहित है। हम तो 12 भगवान को भी विष्णु अवतार मानते हैं। हमारे यहाँ तो शक्ति की पूजा होती है, वो शक्ति शेर पर विराजमान होती है। सही बात। हमारे यहाँ तो गजराज के नाम से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो जब हम पूजा करते हैं तब हम वहीं से शुरुआत करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हम तो कहते हैं वो गजमुखी गणेश। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि पढ़ना चाहिए प्रत्येक घर को गणेश के बारे में, जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके अपने आप को श्रेष्ठ देवता के स्थान पर स्थापित किया हो। ये देश औरंगजेब और बाबर के निर्णयों पर नहीं चलेगा, जो अपने भाइयों की सर को तस्तरी में आके पेश करते हैं, जिन्होंने जीवंत अपने पिता को और जेलों में डालने का काम किया हो। ये देश राम की सोच पर चलेगा, जिसने अपनी माँ के एक वचन के लिए 14 वर्ष के वनवास को भी स्वीकार कर लिया हो। ये देश भरत की सोच पर चलेगा, जिनके नाम से भारत का निर्माण है, जो अपने भाई की खड़ाऊ रख कर 14 वर्ष तक शासन को करते हैं, और जब भाई आता है तो सिंहासन पर खड़ाऊ मौजूद होती है। ये देश उससे चलेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, क्या जिसका नाम रुखसार होगा, जिसका नाम सवाना होगा, वो फाइटर प्लेन नहीं चलाएगी क्या? बिल्कुल चलाएगी। जिसका नाम आसमा होगा, क्या वो देश में ट्रेन नहीं चलाएगी क्या? बिल्कुल चलाएगी। जिसका नाम सलमा होगा, जिसका नाम चांदनी होगा, वो भी इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के आएगी। ये उत्तर प्रदेश और भारत के शासन की पहली प्राथमिकता है। और जिसको इसका विरोध करना है, तो वही लोग आज वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, वही लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। हमने तो देश के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद में कानून पास किया, जिसमें 33% महिलाओं की भूमिका को इस सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया हो। ये आवाज अगर दलित शोषित बहनें सुन रही हो,
अगर ये आवाज वंचित समाज सुन रहा हो तो ये आवाज आपसे निवेदन कर रही है, ये आवाज आपसे आग्रह कर रही है कि खड़े होइए मोदी जी के साथ, खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भारत की जनता की पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ, चाहे वो आसिमा हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो सलमा हो, चाहे वो नफीसा हो या कोई भी हो, इस देश के अंदर हर बेटी को सम्मान बराबर मिलना चाहिए। हमारे तो धर्म में है साहब, हम तो नौ दुर्गों के उस पवित्र पावन दिन में उन कन्या रूपी देवियों को पूजने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी सार्थकता कहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ लोग अपने आप को तब गौरवान्वित महसूस करते हैं जब उत्तर प्रदेश का मुखिया, इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भगवाधारी आदरणीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जब उस जल से उन बेटियों का पैर धोकर उस जल को स्पर्श करते हैं तो उत्तर प्रदेश का मस्तिष्क अपने आप में उठकर खड़ा हो जाता है कि हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री आज जब देश की बेटियों के पैर धोकर पी रहा है तो इससे बड़ी और कोई संरचना, कोई कल्पना समरसता की नहीं हो सकती। आगरा के अंदर फतेहाबाद साइड में एक बारात निकल रही थी, जहां पर न्यूज़ के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वो एक दलित जाति की एक बारात निकल रही थी। वहां पर न्यूज़पेपर के हिसाब मैं इस कृत्य का घोर निंदा करता हूँ। ऐसे जैसे कृत्य करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इस सोच का विरोध करता हूँ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। कोई सम्मान के साथ रहना, स्वाभिमान के साथ जीना, ये देश का संविधान सबको देता है। और जिन लोगों ने घटना करी है उनके खिलाफ तत्काल पूर्वक इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित पुलिस ने कार्रवाई भी की है। नहीं, वहाँ पर ये लोग बता रहे थे, कुछ लोग मतलब अपनी जाति भेद करके उनको दूल्हे को ये सब चीज़ें आप समझिए कि कहीं ना कहीं हर प्रत्येक जाति वर्ग में ऐसे 2-4 लोग हैं जो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं इसकी कोई जगह नहीं बची है। मैंने तो आपके सामने स्वीकार भी कर लिया कि साहब अगर ऐसी घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी का बंगाल तो जल रहा है और वो वहीं उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं सरपरस्तों के साथ, उन ऐसी घटनाओं को फंडिंग करने वालों के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री मीटिंग कर रही है, अभी भी मीटिंग कर रही है लगातार। देश की जनता को देखना चाहिए। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी का एक इंटरव्यू था जहां पर एक पत्रकार को भाजपा का बताकर बेइज्जत करके उस ऑफिस या उस रूम से निकाल दिया गया था कि ए पत्रकार उठो यहाँ से, ऐसे करके उनका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे, ए पत्रकार तुम हमारी पार्टी के नहीं हो, तुम दूसरी पार्टी के हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से पत्रकारिता मत करो अपने। देखिए, देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और चौथे स्तंभ के साथ साथ आज तो सोशल मीडिया एक नाम है, जो सोशलिज्म की मीडिया है, जो हर व्यक्ति को अधिकार देता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का, दुनिया को दिखाने का। तो अधिकारों का हनन अखिलेश जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने गलत अधिकारों के लिए अपने पिता की बेइज्जती तक कर दी, अपने चाचा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो अखिलेश यादव का पुराना काम है व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करना और संविधान को ना मानना, अपनी तानाशाही चलाना, आतताई और गुंडों को संरक्षण देना। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पुराना काम है। तो ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वो उनकी प्रथा है, वो आगे भी करेंगे। खुद को यदुवंश बताकर और गाय के गोबर में से बदबू आती है और आप ऐसे करके कह रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि अरे गाय के गोबर में से तो बदबू आती है, आप तो गाय के गोबर वाले हैं, हम तो इत्र वाले हैं, ऐसे भी करके उनका एक बयान। पूरे भारत में एक नाम है जो बिना नाम के भी प्रचलित है। हर बेटी, हर माँ, हर बहन जब बच्चा होता है तो उसे कन्हैया करके बुलाती है, उसको कृष्ण करके पुकारती है, लाला करके भी लाला करके बुलाती है। जब वो अपनी युवा अवस्था में आता है तो उसको गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बन के घूम। लेकिन इस शब्द का आप आकलन कर लिए, इस शब्द ने ही इस देश को एक सारांश नाम दिया कि वासुदेव कुटुंबकम। वो वासुदेव भी बनते हैं, वो पांडवों की लड़ाई के लिए महाभारत भी रचते हैं, वो अपने लोगों के उत्थान के लिए ब्रह को भी स्वीकार करते हैं, वो कंस का भी दमन करते हैं, वो ब्रजवासियों के संग गोवर्धन भी उठाते हैं, वो उनको उसके नीचे शरण भी दिलाते हैं, वो गाय को पूजा भी कराते हैं और वो गायों के साथ साथ बांसुरी भी बजाते हैं। वो ऐसे कृष्ण जिनके नाम को, जिनके यदुवंशी कुल को आज गाय का अपमान कर कर इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। गाय हमारी माता है। देश के करोड़ों करोड़ों लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर बच्चे को अपनी माँ अपने दूध के बाद गाय का दूध जरूर पिलाती है। और जो गाय हमें सांसें दे जाती है, हम उस गाय का विरोध करेंगे, हम उसमें से बदबू आएगी। जिस गाय में 33 कोटि
देवी देवता विराजमान हो, तो अखिलेश जी एक थोड़े से वोट बैंक की खातिर धर्म का अपमान करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन और आग्रह कर रहा हूँ। तो इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद में उनके साथ में जो संघर्ष में उनके जो जनता खड़ी है, वो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है इस चीज़ को? क्या हम जिसके साथ चल रहे हैं वो व्यक्ति ठीक है या खराब है? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद में दूर से लोगों को सब तो समझ में क्या आता है। इस देश में ही नहीं, विश्व में हर युग में, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो सतयुग हो और ये कलयुग, दो धड़े रहे। दो धड़े चाहे वो देवता और राक्षसों का धड़ा हो, चाहे वो मुगलों और हिंदवी स्वराज का धड़ा हो, चाहे वो अंग्रेज और हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, बिस्मिल्लाह अशफाकुल्ला खां जैसे लोग हों, तो ये दो धड़े हमेशा से रहे हैं। और ये दूसरा धड़ा कौन है, आप समझने को स्वीकार कर लीजिए। देश में अभी जो मोदी योगी जी की जो सरकार अभी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, उसमें हिंदू महिलाएं हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं, क्योंकि आज के समय में हिंदू मुस्लिम लोगों को कहीं लड़ाई दंगा कराना होता है, वो यही कह देते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है भाई, वहाँ पे तो भाई ऐसा हो रहा है। तो क्या क्या सुविधाएं चलाई गई हैं? देखिए, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेटी चाहे सलवार कुर्ती में हो, चाहे बेटी बुरखे में हो, अगर बेटी वर्दी में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और देश के अंदर इस मोदी जी के युग में, इस योगी जी के युग में, हम तो चाहते हैं, चाहे वो शहनाज हो, चाहे वो सबाना हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो आरती हो, चाहे ज्योति हो, चाहे पूजा हो, अगर मैं आज देश की बेटियों से निवेदन करूंगा कि आप घर से निकलिए, आप देखिए कि जब हमारी बेटियों के कंधे पर वो स्टार जगमगाते हैं तो आज दुनिया उनको सलाम करती है। इस आगरा के अंदर ही मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो आईपीएस का स्तंभ अपने कंधे पर लगाकर आज देश के प्रत्येक नागरिक का, जिले के प्रत्येक नागरिक का उत्थान और विकास कर रही हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं मुस्लिम बहनों से कि आप आइए और देश के मुख्य धारा में अपना स्थान स्वीकार करिए, क्योंकि जो सुविधाएं, जो आरक्षण, जो सुख सुविधाएं हिंदुओं के लिए हैं वही मुसलमानों के लिए हैं। इनके लोगों की सोच का फर्क है। ये मदरसों में उनको ले जाना चाहते हैं, ये शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम मुस्लिम बहनों को वर्दी पहनाना चाहते हैं, हम उनको अधिकारी बनाना चाहते हैं, देश की मुख्य धारा बनाना चाहते हैं। तो अब सरकार के फ्यूचर प्लान क्या है, बीजेपी सरकार के? भारतीय जनता पार्टी का एक ही फ्यूचर प्लान है, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, भारत को परम वैभव तक पहुंचाना, और भारत का परचम, जैसे कि आपने देखा है कि जब ओलंपिक में हमारा कोई भी खिलाड़ी जब गोल्ड जीतता है तो तिरंगा पहले स्थान पर दिखता है, तो हमारा बस यही एक संकल्प है जिसका कोई विकल्प नहीं है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा जब 2 सांसदों की थी तब भी वही थी, और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी वही विचारधारा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े। आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे और हमारे दर्शकों को कि आज इस पॉडकास्ट में सीधी बात, नो बकवास वाले टॉपिक पे सारी चर्चाएं हुई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से कहता हूँ कि आप सभी लोग देश के उत्थान में, देश के विकास में साथ दें, और हम सबके साथ, पूरे भारत के साथ खड़े रहें। धन्यवाद।